हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब लोग बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को गुड इवनिंग। शाम का समय है तो मैंने सोचा कुछ थोड़ा सा आप लोगों से इंटरेक्शन किया जाए। तो आप लोगों को याद ही होगा, थोड़े दिन पहले हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी सैटरडे शॉर्ट्स की। उसमें हम लोग वन लाइनर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते थे। तो बीच में तो रुक गई थी, बट फिर से मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये जो सीरीज़ है उसको हम लोग कंटिन्यू करें। तो चलिए बिना किसी देर के फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोपहर की नींद सबने ले ली होगी, मैंने भी ले ली है। काफ़ी दिन बाद दोपहर में सोकर मज़ा तो आता ही है। इसके बाद आप लोग देखिए, ये खरबूजा है। खरबूजे को आप लोग या तो आराम से काट करके जो है टूथपिक के साथ मज़े से खाइए, और या फिर शेक बना करके भी पी सकते हैं लोग। तो आराम से पीजिए। खरबूजा तरबूजा इस समय गर्मियों में छाया हुआ है। शिकंजी पीजिए। जितने भी वाटर कंटेंट वाली चीज़ें हैं खूब बढ़िया से खाइए और स्वस्थ रहिए, क्योंकि इस टाइम जो है बॉडी एकदम क्या कहते हैं, बिल्कुल पानी होना चाहिए शरीर में। ये देखिए आप, इसमें जो उसके बेनिफिट्स हैं वो भी आप देख सकते हैं कि जो लोग ना खाना पसंद कर रहे हो या फिर बहानेबाजी करते हो, तो वो लोग हो सकता है इनके फ़ायदे पढ़ करके जो है खाना स्टार्ट कर दें। चलिए फिर हम अपने जो है आते हैं पॉइंट पे, और बिना किसी देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका, मनुष्य के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण वसीय अम्ल जो है वो कौन सा है? लिनोलिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? लिनोलिक अम्ल है। ये जितनी भी आपकी ऐसी वसाएं होती हैं जो रूम के टेम्परेचर पर क्या कहते हैं, तरल अवस्था में रहती हैं, है ना। जैसे आपका सोयाबीन ऑयल हो गया, आपका जो है क्या बोलते हैं, मस्टर्ड ऑयल हो गया, इन सारी चीज़ों में लिनोलिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद सेलुलोज का पूरा पाचन सिर्फ सशक या खरगोश ही कर पाता है। सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड होता है, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। तो उसकी बात हो रही है कि इसका पूरा पाचन किसमें, मतलब पूर्ण रूप से, मतलब पूरा 100% डाइजेशन जो होता है वो किसमें? खरगोश ही कर पाता है। इसके बाद सुक्रोज गन्ना, चुकंदर, गाजर तथा मीठे फलों में पाया जाता है। सुक्रोज क्या है आपका? ये कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है जिसको डाइसैकेराइड के अंतर्गत रखा गया है। ये जब कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो पूरा बताएंगे सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड क्या है। अभी के लिए आप इतना जानो कि डाइसैकेराइड क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। इसके बाद आपका है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड जल में अघुलनशील होते हैं, जो मोनोसैकेराइड से मिलकर बनते हैं। यहाँ पर ये अनिल लिखा गया है गलती से, इसका यहाँ पर ये लिखना था कि जो कई मोनोसैकेराइड से मिलकर के बनते हैं। कहने का मतलब ये, पॉलीसैकेराइड क्या होता है, इसमें ग्लूकोज के कई सारे अणु होते हैं। तो वही बात हो रही है यहाँ पर कि पॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो कई सारे मोनोसैकेराइड से मिलकर के बनते हैं। आपका जो कपास है और कागज़ है जिस पे आप लिखते हो, ये बिल्कुल प्योर सेलुलोज होता है। क्या होता है? प्योर सेलुलोज। सेलुलोज भी आपका कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार है, पॉलीसैकेराइड का। मतलब कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो जो आपका ये सेलुलोज है वो पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आता है, और सुक्रोज आपका डाइसैकेराइड के अंतर्गत, और ग्लूकोज आपका मोनोसैकेराइड के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा पशु, जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि में सेलुलोज का पाचन होता है, पर मनुष्य में नहीं होता है। जैसे हम आप जो सेलुलोज लेते हैं, जितनी भी आप हरी पत्ते वाली सब्जियां खाते हैं, जितने भी चीज़ें हम खा रहे हैं जिसमें स्टार्च होता है, सेलुलोज होता है, उसमें क्या होता है, जो सेलुलोज है आपका, वो हम मनुष्यों में इसका पूर्ण पाचन नहीं होता है। लेकिन जितने भी मतलब ये एनिमल होते हैं, गाय, भैंस, बकरी, इन सारी चीज़ों में इनका पूर्ण तरीके से पाचन हो जाता है। पाचन का मतलब डाइजेशन। और सेलुलोज क्या होता है? पौधों की कोशिका भित्ति का निर्माण करती है। जब हमने सेल वाला चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था ना कि सेल वॉल होती है प्लांट में सेल वॉल होती है, तो उनका निर्माण किससे होता है? सेलुलोज से ही। जो वो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की ही बनी होती है। इसके बाद है आपका वानस्पतिक वसा। जो हमारी प्लांट सेल होती है वो प्रकृति के मुख्य रूप से वनस्पतियों, फलों तथा बीजों में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। आप देखो ना, हम तेल निकालते हैं सरसों के बीज से, कपास के बीज से भी तेल निकलता है, सोयाबीन के बीज से तेल निकलता है। तो जो वानस्पतिक मतलब कि वनस्पति वाली वसा होती है, वेजिटेरियन सोर्स आप कह सकते हो, तो वो किस में होती है? फलों में और बीजों में, ठीक है। जंतुओं में वसा ऊतक, लिवर तथा अस्थिमज्जा में पाई जाती है। मतलब जो जंतुओं में वसा होती है, वसा कहाँ पाई जाती है? उनके टिश्यूज़ में, लिवर में और उनकी बोन मैरो में। इसके बाद काइटिन एक वो है। काइटिन क्या है? ऑर्थोपोडा संघ के जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। ऑर्थोपोडा एक जंतुओं का एक संघ है, मतलब समूह है। कई सारे कैटेगरीज होती हैं। ये थोड़ा सा बायो का पोर्शन हो गया, बट आप नॉलेज के लिए रखो तो पता रहेगा। तो जो काइटिन है वो ऑर्थोपोडा संघ के जंतुओं के बाह्य कंकाल, मतलब कि जिन जंतुओं का कंकाल बाहर की तरफ होता है, उनका निर्माण करता है। कौन करता है? काइटिन करता है। नेक्स्ट है हमारा अकार्बनिक खनिज लवण। अकार्बनिक खनिज लवण जस्ता
इंसुलिन कार्यकी के लिए, जस्ता मतलब कि आपका एल्युमिनियम। तो जो खनिज लवण है कौन सा, मतलब जस्ता जो हमारा खनिज लवण है वो इंसुलिन कार्यकी के लिए, और तांबा आपका हीमोग्लोबिन और अस्थियों के निर्माण के लिए, और जो आपका कोबाल्ट है वो आरबीसी तथा विटामिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी कि जो आपका जस्ता है मतलब एल्युमिनियम इंसुलिन कार्यकी के लिए, तांबा हीमोग्लोबिन तथा अस्थियों के निर्माण के लिए, और कोबाल्ट आपका आरबीसी तथा विटामिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है हमारे शरीर में। ये बहुत ही बच्चा क्वेश्चन, मतलब बच्चे वाली बात है कि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं, लेकिन बी विटामिन के अंतर्गत इतनी विटामिन आती हैं, ठीक है, कितनी आती हैं, इतनी। B1 जिसको हम थायमिन बोलते हैं, B2 जिसको हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं, B3 नियासिन, B9 फॉलिक एसिड, और B12 आपका साइनोकोबैल्मिन। तो विटामिन बी के अंतर्गत इतने विटामिन आपके आते हैं। विटामिन B6 भी होता है जिसको हम पैराडॉक्सिन बोलते हैं। तो ये सब जल में घुलनशील होती हैं। और आपका विटामिन सी जिसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो आपको ये याद रखना है, ये सब याद रखना है आपको। विटामिन B1 क्या है, 3 क्या है, हम विटामिन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो सब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप इतना ही जानिए। वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E के हैं। बात समझ पा रहे हैं आप, कौन सा विटामिन है, विटामिन जो मतलब कि वसा में घुलनशील होते हैं। इसके बाद आपका विटामिन ई है। विटामिन ई का जो है जिस तरीके से हमने बताया B1 B2 इन सब का नाम है, उसी तरीके से ये घुलनशील विटामिन जो है आपका, विटामिन ए को हम रेटिनॉल बोलते हैं, और विटामिन ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं, विटामिन के को फिलिक्विनॉन बोलते हैं, और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। तो जो विटामिन ई की कमी होती है, मतलब विटामिन ई जो है टोकोफेरॉल को बांझपन रोधी विटामिन भी कहा जाता है। इसके बाद आपका जो विटामिन डी तथा विटामिन ई का संश्लेषण जो होता है वो शरीर में ही हो जाता है। आपने सुना होगा कि विटामिन डी, लोग कहते हैं ना सुबह सुबह आप सूरज की रोशनी में जाइए, बैठिए, वहाँ पे जो है विटामिन डी हमारे बॉडी में जो है संश्लेषित हो जाता है या बन जाता है। इसके बाद है आपका, एक सेकेंड, इसके बाद है आपका विटामिन सी जिसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी हमारी बॉडी में क्या करता है, जो हमारे टिश्यूज़ हैं और कोशिकाओं को परस्पर बांध कर रखता है, और हड्डियों की जो मैट्रिक्स हैं और दांतों के जो आपका डेंटाइन का निर्माण करता है, और हमारे शरीर में प्रतिरक्षा क्षमता को बनाए रखने का कार्य करता है। प्रतिरक्षा का मतलब क्या है, जो हमारी बॉडी में इम्यून कैपेसिटी है, मतलब कि हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको बिल्कुल उसकी क्षमता को अच्छा बनाए रखने के लिए, कि हमारी बॉडी में प्रॉपर फंक्शन कर सके वो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या, कौन विटामिन होता है, विटामिन सी। तो आप कह सकते हो जो हमारे टिश्यूज़ हैं, हमारी सेल्स हैं, हमारे हड्डियों के मैट्रिक्स हैं, दांतों का हमारे डेंटाइन, इन सब चीज़ों के निर्माण के लिए विटामिन सी रिस्पॉन्सिबल होता है। मायोसिन एक तरीके का प्रोटीन है, ये संरचनात्मक प्रोटीन है, एंजाइमिक प्रोटीन है। ये एंजॉय लिखा गया है यहाँ पे, सॉरी इतनी सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, टाइपिंग में हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो जो आपका मायोसिन क्या है, ये एक संरचनात्मक प्रोटीन है, मतलब कि हमारे मसल्स में पाया जाता है। ये जो आपकी मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हमारे मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन, लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर डेवलप करता है, आप ये कह सकते हो मायोसिन जो है। इसके बाद प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1938 में वर्जीलियस ने किया था, ठीक है, वर्जीलियस ने किया। और प्रोटीन हमारे शरीर में निर्माण का कार्य करता है। ये बात आई थिंक सबको पता होगी कि वर्जीलियस ने किया था। आपको ईयर याद रखना है और इनका नाम याद रखना है। और प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या काम है, निर्माण का कार्य करता है, बॉडी बिल्डिंग आप कह सकते हो। जितने भी हमारी क्या बोलते हैं मसल्स होती हैं, और आपकी जितने भी बॉडी बिल्डिंग का काम होता है हमारे शरीर में, पूरा उसका काम कौन करता है, प्रोटीन करता है। ओके, वसा जो होती है ठोस रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, या शरीर में आरक्षित भोजन का रूप है। ठोस रूप में कहने का मतलब क्या है, जो हम फैट लेते हैं वो हमारी बॉडी में जाकर के जो हमारे टिश्यूज़ हैं, एडिपोज टिश्यूज़ के रूप में जो है वसा जाकर के इकट्ठा हो जाती है। आप छू कर देखो, आप हमारे होता है ना, हम कहते हैं बहुत मोटे हो गए हैं, क्या होता है, वो वसा ही तो जम जाती है। देखो वसा का भी हमारे शरीर में रहना बहुत आवश्यक है, लेकिन अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा अगर जम जाती है तो वही ओबेसिटी का रूप ले लेती है, मतलब कि मोटापे का। तो ये ऊर्जा भी प्रदान करती है हमारे शरीर को। कार्बोहाइड्रेट जब हमारी बॉडी में कम होने लग जाता है, आप कह सकते हो ग्लूकोज से जब एनर्जी नहीं मिल पाती है, तो जो आपके बॉडी में क्या कहते हैं वसा जो इकट्ठा है, संचित है आपके शरीर में, वो क्या करती है, वो ब्रेक डाउन होकर के हमें एनर्जी देने लग जाती है। और ये शरीर में आरक्षित भोजन, आरक्षित का मतलब रिजर्व रहता है, हमेशा नहीं करता है। जब ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलना बंद हो जाती है या ग्लूकोज कम पड़ने लग जाता है, तब ये जो है ब्रेक डाउन होकर के देने लग जाता है, रिजर्व रहता है, मतलब एनर्जी के रूप में रिजर्व का काम करता है। यहाँ पर फॉन्ट थोड़ा सा छोटा हो गया, सॉरी उसके लिए। जो वसा होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निर्माण में सहायक होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या थी, सेल में, जो क्या करती है, कुछ डिज़ायरेबल मटेरियल को अंदर आने देती है और कुछ ही को ही बाहर जाने देती है। तो ये वसा सेल वाले चैप्टर में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था।
तो उसमें क्या है, देखिए ये वसा आपकी उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निर्माण में सहायक होती है। और वसा वही वाली बात है, देखिए वसा त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देती है। जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन बनाए रखती है। कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बॉडी को एकदम संतुलन बनाए रखने के लिए एक टेम्परेचर आवश्यक है। अगर मान लीजिए वसा बहुत ज़्यादा निकल गई तो हमारी बॉडी बहुत ठंडी हो सकती है, या बहुत ज़्यादा अगर हो गई तो बहुत बॉडी गर्म भी हो सकती है। तो ये क्या करती है कि हमारी जो स्किन है उसके नीचे पूरी लेयर है जो है फैट की, वसा की, और वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बिल्कुल बैलेंस बनाए रखती है, बाहर नहीं जाने देती। संतृप्त वसा का मतलब होता है सैचुरेटेड फैट। इसका मतलब सैचुरेटेड फैट के अंदर वो फैट आते हैं जो रूम के टेम्परेचर पे जम जाते हैं। जैसे आप देखते हो मक्खन हो गया आपका, बटर हो गया, सॉरी मतलब मक्खन और बटर तो एक ही चीज़ हो गई, आपका नारियल का तेल हो गया, है ना। इसको हम लोग सैचुरेटेड फैट के कैटेगरी में रखते हैं। तो संतृप्त वसा की मात्रा क्या होती है, अगर रक्त में अधिक हो गई तो उससे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है बढ़ जाती है। एक सेकेंड, सॉरी। तो क्या था, हम कहाँ पे थे, जो आपकी संतृप्त वसा की मात्रा होती है अगर हमारे रक्त में वो अधिक हो जाती है तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल एक तरीके का लिपिड मतलब फैट है जो क्या करता है, अगर आपके रक्त में उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो धीरे धीरे हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, मतलब जहाँ से हमारा रक्त सर्कुलेट होता है, ब्लड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में मैंने अच्छे से बताया है। तो वो अगर रक्त की मात्रा मतलब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर ब्लड में हमारे ज़्यादा हो जाएगी तो वो कहीं ना कहीं तो इकट्ठा होएगा ही। तो जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं बहुत पतली पतली ब्लड वेसल्स बहुत पतली होती हैं, आपके बालों से भी बहुत पतली होती हैं। तो जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है तो उनके किनारे दीवारों पे जाकर के इस तरीके से जम जाता है। फिर क्या होता है, जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है उसमें दिक्कत होने लगती है। तो जब ब्लड अच्छे से पास नहीं हो पाता है तभी वो आप देखते हो ना, हार्ट अटैक आ जाता है या हाइपरटेंशन, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो सीधे वही बात है कि रक्त वाहिनियों की दीवारों पर जम जाता है जो हृदय रोग का कारण बनता है। हृदय रोग का मतलब जब जाहिर सी बात है जब हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड पास नहीं हो पाएगा तो बिल्कुल हार्ट अटैक का या कई तरीके की बीमारियां जो है जो हमारे हार्ट से रिलेटेड होती है वो मतलब उनका कारण बनती हैं। इसके बाद कुपोषण की स्थिति प्रोटीन की कमी के कारण उत्पन्न होती है, जिसके कारण शरीर में वृद्धि और विकास में बाधा उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही बात है। प्रोटीन मैंने क्या बताया, हमारे बॉडी में वो बॉडी बिल्डिंग का काम करता है और बहुत सारी मसल्स और बहुत सारे टिश्यूज़ के फॉर्मेशन का काम करता है, मतलब कि निर्माण करता है। जो आपके टिश्यूज़ हैं, आपकी मसल्स हैं, तो जाहिर सी बात है जब वो मसल्स बन ही नहीं पाएंगी तो हमारी वृद्धि और विकास हमारी बॉडी में हो ही नहीं सकता। इसके बाद भोजन में आवश्यक तत्वों का सर्वथा अभाव होना। कहने का मतलब जब हम भोजन ले रहे हैं उनमें हमेशा अगर जो आवश्यक तत्व है उनका अगर हमेशा से अभाव रहेगा तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, अपोषण कहते हैं। कुपोषण नहीं, अपोषण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि अपोषण की डिफिनेशन आप तरीके से कह सकते हो। और एक चीज़ और है कि प्रोटीन और कैलोरी की कमी से क्वासियोरकर नामक बीमारी होती है। इसमें होता क्या है कि जो है जब बिल्कुल हम एनर्जी भी नहीं ले रहे हैं और प्रोटीन भी नहीं ले रहे हैं, समझ पा रहे हो आप। तो बच्चा जो होता है ये 4 से 6 साल के बच्चों में अक्सर होती है ये बीमारी। तो उसमें होता क्या कि बच्चा बिल्कुल एकदम से बहुत कमज़ोर हो जाता है, हड्डियाँ वगैरह बिल्कुल दिखने लग जाती हैं। तो ये क्वासियोरकर बीमारी में इस तरह की होती है। अभी आगे आपको डिटेल में क्वासियोरकर और मरासमस भी एक डिजीज़ होती है जो कैलोरी की कमी से होती है, तो वो आगे बताएंगे आपको। अभी के लिए आप ये जानो कि प्रोटीन और कैलोरी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, क्वासियोरकर। इसके बाद कैल्शियम की कमी से हमारी जो बोन्स होती हैं वो बोन में डिसऑर्डर हो जाते हैं, या BMD मतलब वो बोन मिनरल डेंसिटी भी कम हो जाती है। और ऑस्टियोमलेशिया है ना, ये सब हम लोगों ने पढ़ा ही था स्केलेटन वाले सिस्टम उसमें। तो कैल्शियम की कमी से अस्थियाँ क्या होती हैं हमारी, डिस्ट्रॉय होने लगती हैं या विकृत हो जाती हैं। विटामिन B1 जिसको हम थायमिन बोलते हैं, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग हो जाता है। बहुत कॉमन बात है, सबको पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और B2 आपका क्या है, राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से जो है चिलोसिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ग्लाइसोसाइटिस। ये चिलोसिस क्या है, जैसे होठ के किनारे किनारे फट जाता है ना, और ग्लाइसोसाइटिस हमारी जीभ के ऊपर एक जीभ जो होती है आपकी टंग वो काफ़ी रफ हो जाती है और बहुत थिक हो जाती है, तो उस वजह से दिक्कत होती है। तो ये 2-3 बीमारियां हैं आपकी, चिलोसिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस और आपका ग्लाइसोसाइटिस होता है किसकी कमी से, राइबोफ्लेविन की कमी से। इसके बाद B3 है आपका नियासिन की कमी से 4D नामक एक बीमारी होती है। 4D का मतलब यहाँ पर यह है कि डायरिया होता है, जो पेशेंट होता है उसको पहले डायरिया, फिर डर्मेटाइटिस जो स्किन पे चकत्ते टाइप के पड़ जाते हैं, डिमेंशिया, वो आप ये कह सकते हो कि पागलपन या थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब वाली स्थिति, और इसके बाद डेथ हो जाती है। ये आप बिल्कुल याद रखना, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है, कभी कभी ये भी पूछते हैं कि 4D नामक मतलब किस विटामिन को 4D नाम से जाना जाता है, इस तरीके का होता है। कभी कभी 3D लिख करके भी आता है। तो ये डिमेंशिया या डर्मेटाइटिस, किसी एक चीज़ को हटा देंगे तो आपको फिर 3 चीज़ें बतानी होगी, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, या डायरिया, डिमेंशिया, डेथ, इस तरीके से। विटामिन A की कमी से केरेटोमेलिसिया होता है, या नाइट ब्लाइंडनेस भी आप कह सकते हो। ये पूरा विटामिन A की कमी से बिल्कुल बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, वो पूरी एक सीरीज़ है, आगे मैं आपको बताऊँगी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे।
लुई पास्चर का नाम सबने सुना होगा। लुई पास्चर ने क्या किया था, आपके जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ प्रस्तुत की थी कि जर्म की वजह से क्या होती हैं, कई बीमारियां होती हैं, आप ये कह सकते हो, ये थ्योरी उन्होंने दी थी। इसके बाद कैलमेटी ने जो थे, उन्होंने BCG वैक्सीन की खोज करी थी। BCG वैक्सीन होती है वो किसके रोकथाम के लिए होती है, जो टीबी होती है, क्षय रोग होता है पर ट्यूबरक्लोसिस, है ना, तो उसकी खोज करी थी इन्होंने इस वैक्सीन की। और इसका BCG का फुल फॉर्म क्या है आपका, बैसिल कैलमेट ग्यूरिन। और वैक्सीन किस लिए दी जा रही है, ट्यूबरक्लोसिस की रोकथाम के लिए। इसी तरीके से आपकी जो DPT वैक्सीन है, मतलब कि डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस, पर्ट्यूसिस को काली खांसी बोलते हैं, तो ये जो DPT वैक्सीन है आपकी, वो किसके लिए दी जाती है, डिप्थीरिया के लिए, काली खांसी के लिए और टिटनेस के लिए। तो DPT का DPT की वैक्सीन होती है, बचपन में बच्चों को लगती है। तो आज का हमारा जो शॉर्ट्स था वो यहीं पे ख़त्म होता है। और आप बिल्कुल ये देखिए ज़रा, मैं आपको दिखाना चाह रही थी इसको, बिल्कुल सही बात है। आप सक्सेस देखिए, बिल्कुल भागने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, हमें एक प्रॉपर वे में काम करना है। आप जिस चैनल से काम कर रहे हैं, अब यहाँ पे YouTube चैनल की बात नहीं हो रही है, हम कोई भी काम करते हैं तो एक मीडियम लेते हैं, एक प्रॉपर चैनल से होकर के गुजरते हैं, देन हमारा काम कंप्लीट होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बिल्कुल सही, आप सोचो कि आइडिया क्या है। आप कुछ सोचेंगे तो कोई आइडिया है आपके दिमाग में, फिर आप उस आइडिया पर ट्राई करिए, फिर ट्राई करने के बाद आप उसको बिल्कुल श्योर होकर के करिए। इसके बाद फिर उसको डू अगेन, फिर से करिए, अगेन एंड अगेन करिए, फिर कीप डूइंग, बिल्कुल करते जाइए। कॉन्टिन्यूटी बहुत मैटर करती है। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो, और एग्ज़ाम में तो बिल्कुल मैटर करती है। आपकी जो पढ़ाई है वो कॉन्टिन्यूटी के साथ होनी चाहिए, और जब आप उसको लगातार करते रहेंगे तो कभी न कभी तो आपको, कभी न कभी नहीं कहूँगी मैं, जिस टाइम पे आपने, आप कह सकते हो कि जिस रफ्तार से आप काम कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल वो चीज़ अचीव होगी जो आप करना चाहते हैं। तो बस मुझे ये दिखाना था, इसको आप लोग देखिए और अपने आप को मोटिवेट रखिए। मोटिवेशन का सिप लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही जैसे आप समझ लीजिए डेली चाय और कॉफ़ी का सिप मारते हैं, उस तरीके से आप जो है क्या कहते हैं, आप ये अपनी पढ़ाई का जो है, और पढ़ाई में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, ये बात आपको पता ही है। तो चलिए, वीडियो फिर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल सुपर संडे विद में, और इसके बाद फिर आगे की हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ आती ही रहेंगी। तब तक के लिए चलिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर।